ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है मेरी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम सॉइल कोलॉइड्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये तीनों लास्ट में से वो आ गया दो यार। देखो, आपका सॉइल कोलॉइड्स जो है वो हमारा सॉइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है ना। और सॉइल के अंदर जो आपका एड्जॉर्प्शन जिसे आप बोल सकते हो, एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ एड्जॉर्ब होना। एड्जॉर्प्शन का मतलब है, क्या बात है, कान बंद हो गई? अच्छा, देखो क्या होता है कि आपका जब सोइल कोलॉइड्स की हम बात करते हैं तो सोइल कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि आगे आ जा दोनों। हम्म, कोई बात नहीं, पढ़ने दे। अरे अरे, हाँ भाई ठीक है, बैठ जा बैठ जा। चलिए, तो सोइल कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो सोइल के अंदर बहुत छोटे पार्टिकल्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर्टी जिनको हम बोलते हैं कोहेजन, उसको शो करते हैं, वही आपके क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं। कोलॉइड्स जो है वो सोइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि एड्जॉर्प्शन उसको इफेक्ट करेंगे। सोइल के अंदर वाटर के, क्योंकि एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपका वाटर एड्जॉर्ब होगा, या फिर आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्योंकि जो कैटायन है वो कहीं ना कहीं सोइल के सरफेस के ऊपर ही जाकर क्या होते हैं, एग्जिबिट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सोइल जो कोलॉइड्स हैं उसमें हम एक वर्ड और भी ऐड करना चाहेंगे, ऑर्गेनिक सोइल कोलॉइड्स। ऑर्गेनिक सोइल कोलॉइड्स क्या होते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन लिखना। ऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स, लिखो। ह्यूमस इज ए टेम्परेरी, ह्यूमस इज ए टेम्परेरी कोमा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेफ्ट आफ्टर, ह्यूमस इज ए टेम्परेरी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेफ्ट आफ्टर considerable of plant and animal residue. Humus is a temporary intermediate product left after the considerable of plant and animal residue, temporary temp अभी आवाज आ रही है? चलिए, तो देखो मैंने क्या बोला कि आपका, हाँ अगली लाइन लिखना। द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ह्यूमस, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ह्यूमस मिसेल, ह्यूमस मिसेल is much higher is much higher as compared to Montmorillonite, Montmorillonite, Montmorillonite bracket 2:1
टाइप क्ले मिनरल, 2:1 टाइप क्ले मिनरल। अब देखो एक चीज आपको पता होगा, जब हम ऑर्गेनिक मैटर वर्ड यूज करते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आता होगा कि ऑर्गेनिक मैटर सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि सोइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। और जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के बारे में तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सोइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा उस बात को हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जब आपका डिकम्पोज होता है तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक डार्क मटेरियल होता है। ह्यूमस के अंदर आपने सुने होंगे 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं भी डिस्कशन करता हूं उनके बारे में भी, है ना, जैसे कि फल्विक एसिड, यूमिक एसिड, ना आपने सुने होंगे। लेकिन उनसे पहले हम जो है इस बात को जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर करेगा क्या। आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सोइल के अंदर एज ए बफर कैपेसिटी का काम करता है। तो सबसे पहले आप एक काम करना, यहां पर आपका अगली हेडिंग दे दीजिए ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, उसी के रिलेट करते हुए हम सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक मैटर आप जो है उसको हेडिंग दे दीजिए और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है और किस प्रकार से ये आपका सोइल के अंदर रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। देखो डियर, सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सोइल में या तो एक्टिव फॉर्म में होगा या इनएक्टिव फॉर्म में होगा। बोलोगे सर एक्टिव कौन सी होती है, इनएक्टिव कौन सी होती है? भाई एक्टिव फॉर्म वो होती है, जैसे मान के चलिए आपका, मैं ये बोलूं कि आप एक्टिव हो या इनएक्टिव हो। देखो एक्टिव का मतलब क्या होगा कि आप स्टडी रेगुलरली कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्लास में आते हो, है ना, ये आपका एक्टिव स्टेज है। और इनएक्टिव क्या हो जाएगा कि आपने कोर्स तो लिया, आप 2 दिन आए क्लास में, उसके बाद क्या हुआ, आप जो है रूम में अपना सोना स्टार्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट में घूमना स्टार्ट, मतलब आपका मॉल में घूमना स्टार्ट कर दिया, इंस्टीट्यूट में कभी आए नहीं हो, तो फिर वो स्टेज कैसा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे थे, कुछ कर, मतलब आपका सॉरी, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब जिंदा नहीं थे, इसका मतलब ये था कि आप उस पर्टिकुलर जो आपका काम था उससे क्या हो गए थे, साइड में हो गए थे। वही सेम बात ऑर्गेनिक मैटर की होती है। ऑर्गेनिक मैटर देखो सोइल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, सोइल के अंदर बहुत सारी नॉर्मल वैसे प्रॉपर्टीज होगी, उनके ऊपर इफेक्ट भी करता रहेगा, लेकिन वैसे आपका इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा। कैसे बताता हूं, देखो मान के चलिए अभी सोइल में क्या हुआ, आपने ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अनडिकम्पोज फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, अभी प्रेजेंट टाइम में सोइल में ऑर्गेनिक मैटर अनडिकम्पोज फॉर्म में प्रेजेंट है। अनडिकम्पोज का मतलब क्या है, एज इट इज प्लांट रेजिड्यू। समझ में आ गया, ये ऑर्गेनिक मैटर हुआ हमारा, यस और नो। लेकिन अब ये क्या होगा, ये जब डिकम्पोज होगा तभी सोइल की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको इफेक्ट कर पाएगा। लेकिन जब तक ये आपका प्रेजेंट रहेगा तो सोइल के अंदर कहीं ना कहीं जो मल्चिंग प्रॉपर्टी है उसको तो इफेक्ट आपका कर सकता है ये, यस और नो। बोलोगे कैसे, देखो भाई आपको याद होगा मैंने कल भी कल आप ऑनलाइन वाले नहीं थे, उसके बाद भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन ये आया था कि अगर ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर आप मल्चिंग फॉर्म में यूज कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनिक मैटर वर्ड एक मैं रिमूव कर देता हूं ऑर्गेनिक मैटर को, हम डायरेक्टली वर्ड यूज करते हैं प्लांट रेजिड्यू। प्लांट रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू सोइल के अंदर आप एज ए मल्चिंग यूज कर रहे हो और एक आप जो है नॉर्मली यूज कर रहे हो, है ना। उसके अंदर नॉर्मली का यूज क्या है कि उसको डिकम्पोज करके उसके बाद यूज कर रहे हो, तो आपका फायदा तो डिकम्पोज करने के बाद में फायदा ज्यादा होता है। मैंने क्या बोला, आपका फायदा तो डिकम्पोज करने के बाद में ज्यादा होता है। तो यहां पर क्वेश्चन रेज होता है कि सर अगर अनडिकम्पोज फॉर्म में है तो हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा वहां पर इससे बेटर है कि हम उसको डिकम्पोज करने के बाद में यूज करें, दूसरा टिलेज करें, टिलेज करने से सोइल में मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में यूज करें तो बेटर रहेगा। तो देखो यहां पर क्या होता है, क्या ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही आपने सोइल में मिक्स किया वैसे ही ये डिकम्पोज हो जाएगा क्या? ऑनलाइन वालों कितना टाइम ले लेता है अप्रोक्सीमेटली? 2 महीने से लेके 6 महीने तक, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक मैटर किस टाइप का है, यस और नो। क्योंकि अगर आपका राइस जैसे प्रेजेंट है जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, अगर सिलिकॉन ज्यादा होगा तो डिकम्पोज होने में टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। लेकिन वहीं उसके अंदर अगर आपका नॉर्मल जैसे आपका जो प्लांट रेजिड्यू होता है, अगर जैसे आपका बाकी प्लांट का है या फिर लेग्यूमिनस प्लांट का है, तो वो डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, यस और नो। या फिर उसके अंदर लिग्निन कंपाउंड कितना है, लिग्निन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, फैट जो आपका कंपाउंड होता है वो कितना है, तो जितना लिग्निन कंपाउंड ज्यादा होगा उतना ही डिकम्पोजिशन लेट होगा, उतना ही डिकम्पोजिशन क्या होगा, लेट होगा।
तो हमारे माइंड में ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर अगर आपने सोइल में मिक्स भी कर दिया तो भी ये जल्दी से आपका मिक्स नहीं होने वाला। और जिस क्रॉप के लिए मान के चलिए आपका राइस के तुरंत बाद आपने किसकी सोइंग करनी है, वीट की सोइंग करनी है, तो क्या राइस का रेजिड्यू सोइल में मिक्स करने के बाद कभी भी अपनी जो वीट की क्रॉप है उसके लिए काम आ पाएगा? नहीं आ पाएगा आपका, क्योंकि उस सोइल के लिए आपका क्या होगा, उसको मिक्स होना पड़ेगा, मिक्स होने के बाद उसका डिकम्पोज होना पड़ेगा, डिकम्पोज होने के बाद वो आपका क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट एप्लीकेबल कर सकता है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा उसके डिकम्पोजिशन के लिए। और जब आप मल्चिंग फॉर्म में उसको यूज करते हो तो आपके दो फायदे यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि डायरेक्टली जो सनलाइट आपके सरफेस के ऊपर अर्थ पे आ रही थी वो आपका इफेक्ट नहीं करेगी, जिससे क्या होगा, आपका गर्मियों में जो समर सीजन है वहां पर इवेपोरेशन कम होगा। पहली बात तो ये हुई। अब बोलोगे सर विंटर सीजन में क्या फायदा हुआ? भाई विंटर सीजन में ये फायदा हुआ, पहला तो समर में ये भी फायदा हो सकता है कि आपका एक तो सोलर रेडिएशन नहीं आएगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा। दूसरा फायदा होगा कि अगर रेडिएशन यानी कि लाइट अगर प्रॉपर नहीं पहुंच रही है तो वीड का सीड भी जर्मिनेट नहीं करेगा। ये फायदा आपका विंटर में भी होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन विंटर में एक फायदा और होगा। विंटर में फायदा ये होगा, अगर जैसे मान के चलिए आप लोगों ने विंटर में, अभी टाइम आ चुका है, अभी अगर आप लोगों ने कपड़े नहीं पहने हैं तब ज्यादा ठंड लगती है, कपड़े पहने होते हैं जब ज्यादा ठंड लगती है? डेफिनेटली कपड़े पहने होंगे तो ठंड कम लगेगी हमें, है ना? तो उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है, सोइल को अगर कवर कर दिया जाएगा, आपको पता है सोइल के अंदर आपका अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्रोस्ट इंजरी ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपका सोइल में वाटर जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा, और वाटर अगर फ्रीज हो गया तो वाटर जो अवेलेबिलिटी है हमारे प्लांट के लिए वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इसके लिए हम वहां पर मल्चिंग को यूज करते हैं। मल्चिंग को यूज करने से क्या होगा कि आपका जो रेजिड्यू है वो आपका, क्या हुआ, सोनू? तो क्या बोला मैंने यहां पर, कहां था? हाँ, कि आपका सोइल के अंदर जब मल्चिंग करते हो तो उसका ये भी फायदा होगा कि आपका जो प्लांट है उसको इफेक्ट से बच गया, किसके, विंटर सीजन से। तो यहां पर फ्रोस्ट इंजरी से ही बच गया, तो ये फायदा हुआ। और दूसरी बात, क्या वो रेजिड्यू आपके सोइल के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो क्या वो धीरे धीरे डिकम्पोज भी नहीं हो रहा? क्या डिकम्पोज भी हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली यहां पर कोई ऑनगोइंग है। और दूसरी बात, ये अगली बार जब सोइल के अंदर आप टिलेज करोगे तो वो मिक्स भी उसके अंदर हो जाएगा, और इतने टाइम पीरियड के ऊपर जब हम उसको इरिगेशन देंगे, यानी कि वाटर जब मिलेगा, ऊपर से सनलाइट आएगी, टेम्परेचर इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से वो रेजिड्यू आपका मिक्स भी जल्दी हो जाएगा, गल भी जल्दी जाएगा, और ये हमारे लिए भी इजी रहेगा। जब उसके अंदर हम टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो वो आपका हमें ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। आपको समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोली? तो ये ऑर्गेनिक मैटर यहां पर हमारा वो क्या था, एक प्रकार से इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वर्क किया। एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होगा, जब ऑर्गेनिक मैटर आपका डिकम्पोज हो रहा है रेगुलरली, और डिकम्पोज होने के बाद आपका क्या होता है, ये ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये ह्यूमस में कन्वर्ट होगा वैसे ही याद रखना इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ये इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बोलोगे सर कैसे? देखो, पहली प्रॉपर्टी ये इफेक्ट करेगा, सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा। सोइल के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा। बोलेगा सर कैसे, ये भी बताइए। देखो भाई, आपको पता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सोइल के अंदर पोरस कैपेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आ सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करता है या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, तो यहां से क्वेश्चन आपका रेज आउट हो सकता है। दूसरा, व्हाई ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज बफरिंग material, या फिर why organic matter is known is responsible for the buffering capacity, why organic matter is responsible for the मतलब जो आपका बफरिंग यहाँ पर हो रहा है उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करेगा, तो ये क्या करता है, सोइल के अंदर जो पोरस कैपेबिलिटी है, पोरस नंबर ऑफ पोर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ पोर इंक्रीज करेगा तो दो फायदे होने वाले हैं, सोइल जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेनुलर एंड क्रम्बी बनेगी, यस और नो। दूसरा, सोइल के अंदर अगर दूसरी बात करें तो आपका जो कॉम्पैक्टनेस या हार्डनेस आ जाती है वो नहीं आएगी। देखो आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक जो आपके प्रोडक्शन करते हैं कुछ, मतलब जब हम बात बोलते हैं कि सर हमारी जो टिलेज है
है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि सर टिलेज करने से तो हमारा फायदा होना चाहिए, हमारे पूर्वज जो थे वो भी टिलेज करते थे, टिलेज करने से फायदा ही होता है ना। ऑर्गेनिक अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो भी तो टिलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो भाई, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। आपने अगर कभी भी ऑर्गेनिक फील्ड को विजिट किया है, कभी किया है किसी ने ऑर्गेनिक फील्ड को विजिट? ओके, एक दो ही है। ऑनलाइन में कोई है ऑर्गेनिक फील्ड को जो विजिट कर चुके हैं, जहां पर पिछले 5 से 7 साल में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही हो? 5 से 7 साल हो चुके हैं, देखो 2-3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 to 7 ईयर अगर हो चुके हैं तो ओके, मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जो फार्म है उसको विजिट करोगे, ये रियल टीएडीआर, क्योंकि हमारा खुद का फार्म है, तो वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्रोक्सीमेटली 3 एकड़ मान के चलिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें पिछले 7-8 साल से फार्मिंग हो रही है, केवल ऑर्गेनिक हो रही है। उसमें फायदा क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चीज है वहां पर। देखो, ये प्रैक्टिकल लेवल पे भी हेल्प करेगा और वैसे भी हेल्प करेगा एग्जाम। तो बोलोगे कैसे, बताता हूं। देखो क्या होता है, जब उस फील्ड के अंदर आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर देते हो, तो क्या होता है, पहले टाइम के ऊपर आपका जो वहां पर पेस्टिसाइड डाला गया था, आपका फर्टिलाइजर डाला गया था, उसकी वजह से सोइल आपकी वहां पर अडेप्ट हो चुकी थी उसको, तो प्रोडक्शन आपका पहले ईयर में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही डिक्रीज होगा, अब फार्मर थोड़ा सा घबरा जाएगा, फार्मर बोलेगा भाई ये तो एकदम से डिक्रीज हो गया। तो वही बात आपका उसके बाद क्या करेगा, वो सेकंड ईयर फिर प्रोडक्शन करेगा। सेकंड ईयर प्रोडक्शन में क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, केवल ये मान के चलिए 5 to 7%। तो फिर फार्मर सोचेगा भाई प्रोडक्शन डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा। तीसरे साल में जाकर क्या होता है, उसका प्रोडक्शन जो होगा वो 25 to 35% इंक्रीज हो जाएगा। कितना? 25 to 35%। उसके बाद क्या होगा आपका 25 to 35%, और फोर्थ ईयर तक आते आते वो 60 to 70% प्रोडक्शन तक पहुंच जाएगा, जो उसका पहले था उसका। यानी कि 5 साल के बाद में जाकर प्रोडक्शन आपका सेम जो स्टेज होती है उस पे पहुंचता है। फार्मिंग वैसे बोल देते हैं कि 3 साल के बाद आ जाता है, 3 साल के बाद तब आएगा जब उसमें रेजिड्यू पेस्टिसाइड बहुत कम डाले गए हों। लेकिन आपको पता है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसमें पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डाला जाता है, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया में जब फर्टिलाइजर ज्यादा एप्लीकेबल किया जाएगा तो टाइम भी क्या लेगा, ज्यादा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 to 7 ईयर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा उसके अंदर, ऐड होगा। उसके बाद क्या होगा, सोयल जो है, आपने बोला था कि सर उसके अंदर क्या टीलेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे क्या होता है, सोयल की जो वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। कभी भी ऑर्गेनिक मैटर जब आप ऑर्गेनिक सोयल जो है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है 5 to 7 ईयर से, उसमें एक बार इरिगेशन कर देना, आपका इरिगेशन किया हुआ पानी 10 दिन 15 दिन तक भी सूखता नहीं है। आज भी हमें पता है, जब बाय चांस एक बार क्या होता है कि कई बार जैसे आपने देखा होगा पानी टूट जाता है बाय चांस, अगर गलती से भी पानी टूट गया और खासकर विंटर सीजन में टूट गया, हमें 1 महीने तक उसका वेट करना पड़ता है उस सोइल के अंदर, कब उस सोइल में आपका जो है पानी सूखे और कब उसके अंदर हम क्रॉप को ग्रो करवाएं। ठीक है, अभी रिसेंट ही आपका जब लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, पानी एकदम से कंप्लीट जो आपका मोटर होता है ना, वो सबमर्सिबल पंप वहां पे लगा हुआ है, उसमें से क्या हुआ था एकदम से, मतलब पंप आपको पता हो कई बार बाहर आ जाता है, कभी यार आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, जब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो जाता है तो वो सबमर्सिबल पंप बाहर आ जाता है, पूरा का पूरा बाहर आ गया, पानी एकदम से मतलब पूरा का पूरा इधर से नहर का चल रहा था थोड़ा बहुत, और मतलब उस समय अप्रोक्सीमेटली जाने वाली थी नहर, तो वो पानी भी आ रहा था और ये पानी भी आ रहा था। अब क्या हुआ, एकदम से फ्लो की वजह से वो चीज टूट गई और टूटने की वजह से सारा पानी उसमें चला गया, वीट पूरी की पूरी सबमर्ज कंडीशन में आ चुकी थी। सोचा गया कि पानी निकाल दें, पानी निकाल भी दिया गया, फिर उसके बावजूद भी क्या हुआ, वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 मंथ उसमें लग गया था पानी को सूखने के लिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है धीरे धीरे ऐसा कैपेबिलिटी बना लेता है कि उसके बाद वो सोइल के अंदर आपका इतना लूज कर देगा। कभी उस सोइल को हाथ लगाकर देखना, वो सोइल बहुत ज्यादा लूज होती है, उसमें आपको टिलेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आज जब से ये टिलेज स्टार्ट हुआ है, सॉरी जब से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुआ है, तब से आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर कभी मोल्डबोर्ड फ्लो यूज भी किया गया है। कभी भी मोल्डबोर्ड फ्लो तब से लेके आज तक उसमें यूज नहीं किया गया। जब पूछते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि रीजन क्या है, वहीं पर एक ही रीजन समझ में आता है कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों यूज करें। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो उसमें हार्ड पेन बनने ही नहीं देगा। दूसरा बोलोगे सर हार्ड पेन नहीं बनेगा तो सोइल का फ्लोकुलेशन पावर डिक्रीज हो जाएगा,
नो, सॉइल का फ्लोकुलेशन पावर इंक्रीज हो रहा है। तो सर बोलोगे सर कॉम्पैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। भाई कॉम्पैक्शन नहीं होने देता, मैं बताता हूं कैसे। देखो इसके अंदर जो वाटर एट, जो आपको पता है क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल में जब वाटर आपका ज्यादा अवेलेबल रहता है तो वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, उसके अंदर पैर आपके अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हार्ड हो जाएगी, जब उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, तब वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। पता है आपको ये चीज? तो इसी प्रकार से वहां पर भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा वर्क करता है एज ए किसके लिए, कॉम्पैक्शन के लिए, सॉरी आपका फ्लोकुलेशन पावर के लिए भी। और दूसरा क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी जो डिफरेंट केटायंस हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, बोलोगे सर इसका रीजन क्या है कि ऐसा काम क्यों करती है, ये भी पता होना चाहिए ना। इसका रीजन ये है क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सबसे ज्यादा एक आपकी प्रॉपर्टी है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या करेगा, ये आपके कैटायन जितने भी हैं, आपका जो आयरन है, आपका जो एल्यूमिनियम है, आपका जो कैल्शियम है, आपका जो मैग्नीशियम है, इन सभी को अपने पास क्या करेगा, ये एडजॉर्ब करके रखेगा। और आपको ही पता है कि जो एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ये फ्लोकुलेशन पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ये जब अपने पास इनको रखेगा तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सोइल के अंदर जो फर्टिलिटी या फिर जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसको भी ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो मेरी बात, हम इसको बोलते हैं कि बफरिंग कैपेसिटी को ये क्या करता है, मतलब बफरिंग कैपेसिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बफरिंग कैपेसिटी होती क्या है, पहले तो इस बात को जानते हैं। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि सोइल के अंदर जो एसिडिटी हो रही है और जो आपकी एल्कलिनिटी या फिर सैलिनिटी हो रही है उसको कंट्रोल करके आपका किस पर लेके आया जाए, न्यूट्रल पे लेके आया जाए। न्यूट्रल पर कोई चीज कैसे आ सकती है, देखो अब जब भी हम बात करते हैं तो बफर का काम, आपका एफसीआई के अंदर एक बफर स्टॉक होता है। एफसीआई के अंदर क्या होता है, आपका बफर स्टॉक होता है। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा, जब आपकी मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगा एफसीआई अपने बफर स्टॉक को यूज करता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज कर देता है बहुत ही कम दामों पर। तो ऑटोमेटिक जो मार्केट के अंदर प्राइस होता है उस कमोडिटीज के डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, आपका प्रोडक्ट के अंदर अगर प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या करता है, आपका सारा का सारा प्रोडक्ट एफसीआई मार्केट से परचेज कर लेगा और वो आपका बफर स्टॉक में क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। इससे क्या होगा, प्राइस वापस से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एक प्रकार से प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है उसी कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कि बफरिंग। यस और नो? आपका याद होगा जब टेलीविजन खराब हो जाता था, जब 19 आपके 1900 मतलब 93-94 दशक की बात करते हैं, 2000 के दशक की बात करते हैं, तब आपको याद होगा एंटीना सही करते थे आप लोग। एंटीना अगर आप लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली तो आपने सही भी किया होगा, और आपने देखा होगा कि उसकी रेंज जो है वो कम ज्यादा होती थी तो बफर करता था टीवी, है ना। एक बार के लिए रुक जाती थी स्क्रीन और वापस से चल जाती थी, होता था ऐसा। वही सेम चीज यहां पर भी होती है कि बफरिंग का काम क्या होगा, जो एसिडिटी है और जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको न्यूट्रल पीएच पे लेके आया जाएगा। दैट इज द नोन एज बफरिंग कैपेसिटी। बोलोगे सर कैसे कंट्रोल करेगा? अभी मैंने बोला कि ये क्या करता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और आपको पता है सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अगर आयंस की बात करोगे तो किसकी होती है, सबसे ज्यादा आपकी हाइड्रोजन की, और सेकंड नंबर पे कैल्शियम की। दोनों ही क्या है, एक सैलाइन कंडीशन में आएगा, एक आपका किस कंडीशन में आएगा, एसिडिक कंडीशन में आएगा। और इनका जब एड्सॉर्प्शन होगा तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, सोइल के अंदर पीएच लेवल को भी मेंटेन करने का काम करेंगे। और इन्हीं के बिहाफ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बोलता है कि मैं बफरिंग कैपेसिटी को क्या कर सकता हूं, मेंटेन कर सकता हूं। समझ में आ गया ये बात आपको? कोई डाउट है किसी को? नहीं आया? अच्छा हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? बोला कौन था अभी? भाई बोला कौन था? जिसकी वीडियो ऑन है वो तो कोई बोल नहीं रहा। गायब, वापिस आ जाओ, है ना। देखो क्या बोला मैंने यहां पर कि आपका बफरिंग कैपेसिटी और ये चीजें। अब बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई या तुम्हें नहीं आई? भाई कोई डाउट है किसी का भी? कोई क्वेश्चन है किसी का भी?
है ना। तो इनको समझने की कोशिश करो कि किस प्रकार से तुम्हें कोई चीज इफेक्ट कर रही है और किस प्रकार से ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कि बफरिंग कैपेसिटी को मेंटेन कौन करेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कैसे मेंटेन करेगा या कैसे आपका, तो कई बार क्या होता है कि आपका जैसे आजकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने खासकर आईसीआर अगर जेआरएफ का पेपर किसी ने देखा है या बीएचयू का पेपर किसी ने देखा है, तो आपने ये भी देखा होगा कि देखो आईसीआर बीएचयू इनके जो पेपर साइंटिस्ट लोग बनाते हैं ना, वही लोग आपके एडीओ का पेपर बनाने वाले हैं, मैं आपको इतना ये बता देता हूं। और जो लोग वहां पर पेपर बना रहे हैं, आपने देखा होगा वो पेपर आजकल किस प्रकार से आते हैं, वो एक रीजन आपका एक क्वेश्चन बोल देते हैं और बोलते हैं कि कौन सी टर्म इससे एसोसिएटेड है, नीचे दो टर्म्स दे देते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, क्वेश्चन देखा होगा आपने। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली क्या होने वाला है आपको पता है, डेफिनेटली आप लोग अच्छे से जानते हो यहां पर कि ये जो एसोसिएशन है इसका क्वेश्चन का उस टर्म के साथ, वो तभी आप लोग जान पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर आपने इतना डीपली क्यों पढ़ाया, हमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अरे रिक्वायरमेंट तुम्हें हो ना हो, लेकिन तुम्हें डीपली पढ़ाने से तुम्हारा ज्यादा फायदा है, मेरा कम फायदा है। मेरा फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो टॉपिक मैं 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं, वही टॉपिक मैं यहाँ पर कितना टाइम ले लूंगा। अब सोयल के अंदर आपको 5 से 7 दिन हो चुके हैं नहीं हो चुके, और वही सोयल पता है एएफओ के लिए कितने दिन में खत्म होती है, बताओ भाई, तीसरे दिन ओवर। समझ में आया मैंने क्या बोला, 3 दिन में खत्म कहानी विद न्यूट्रिएंट। समझ में आ रहा है। अभी तो हमारे फर्टिलाइजर पड़े हुए हैं, अभी प्रॉब्लमेटिक सोयल पड़ी हुई है, अभी न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पड़ी हुई है। समझ में आया, अभी काफी पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। सोइल इरोजन तो करवा दिया क्या, नहीं करवाया क्या? आई थिंक सो, मुझे याद आ रहा है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज करवाई थी, है। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जब मैंने करवाया था, तब मैंने, मेरे को लगता है कि वाटर इरोजन और विंड इरोजन नाम की कोई चीज करवाई थी। मैंने ये बताया था कि वाटर इरोजन के अंदर सबसे ज्यादा इरोजन जो होता है वो आपका किस में होता है, ये कौन है सीट वाला सबसे ज्यादा इरोजन में, गली इरोजन जो था, और उसके बाद लैंड स्लाइडिंग था, ये रिवाइन इरोजन सबसे ज्यादा था। गली तो बहुत बाद में आपका बहुत पहले आता है। सबसे पहले जो आपका सबसे कम इरोजन होता है स्प्लैश में, स्प्लैश के बाद सीट, सीट के बाद रील, रील के बाद गली, गली के बाद रिवाइन, रिवाइन के बाद लैंड स्लाइडिंग। ठीक है, ये था। तो आपका सबसे ज्यादा लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग के बाद रिवाइन, रिवाइन के बाद गली, गली के बाद आपका रील, रील के बाद शीट, शीट के बाद स्प्लैश। ठीक है, ये हमारा इरोजन था। विंड इरोजन में मैंने बताया था कि आपका यहां पर 3 प्रकार का, सस्पेंशन, सॉल्टेशन, क्रीपिंग, सरफेस क्रीपिंग। याद आया? क्या करते हो पांडे जी, आप लोग बोलते हो करवाया नहीं है यार, थोड़ी शर्म कर लिया करो, है ना। ना ये बोल दिया करो सर दोबारा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल तोड़ देते हो यार आप तो। चलिए वापस आते हैं हमारी बात के ऊपर। क्वेश्चन किसी ने पूछा था, एक सेकंड मेरे को अभी देखने दीजिए। अ, अबे महान आत्माओं, देखो भाई क्या होता है, आपका जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं और ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं,
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका कोई भी हो सकता है जो आपका जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको याद होगा जब आप 10th में थे, 11th में थे, +2 में थे, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट तो रहे ही होंगे, चाहे आप नॉन मेडिकल में थे, चाहे आप मेडिकल में थे, लेकिन सभी लोगों ने केमिस्ट्री जरूर पढ़ी है। और केमिस्ट्री में हमारे दो पार्ट होते थे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन्हीं कंपाउंड की स्टडी करते थे जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता था, प्रेजेंट होता था। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन प्रोडक्ट को जो है स्टडी करते थे जिनके अंदर CHO नहीं अवेलेबल होता था। तो वही बात यहां पर हो रही है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अवेलेबल होता था लेकिन कार्बन अवेलेबल है नहीं होता था। लेकिन यहां पर आपके CHO कंपाउंड जो अवेलेबल रहेंगे उन्हीं के बिहाफ पर इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केवल ये होता है, ये इससे और उससे दोनों से रिश्ता बहुत अलग होता है। इसीलिए तो कई बच्चे जब आंसर मांगते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा, उसमें अगर यूरिया लिखा हुआ है तो आंसर करके चले जाते हैं कि सर यूरिया यूज किया जाएगा, बिकॉज दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दैट इज आपका नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बिहाफ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस chemical formula. But always remember that in organic farming you cannot use even the synthetic, even a single fertilizer. Second thing, you cannot use even the sewage and sludge, or you cannot even use the, देखो सीवेज एंड स्लज जो है वो भी आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। मरकरी कंपाउंड आपके होते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड आपके होते हैं, उनको आप लोग कभी यूज नहीं कर सकते हो। जो आपके डायरेक्टली एज इट इज यूज किए जाते हैं, मतलब जो भी नेचर को हार्म करेगा उनको आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हो। जितने भी केमिकल्स होंगे आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, GM क्रॉप को कभी आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लिख लो कि क्या क्या यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक सेकंड रुकना, मैं आपको ना एक डेफिनेशन दिखाता हूं अकॉर्डिंग टू FSSAI। मैं भूल गया हूं एक बार, फिर वही बात है, माइंड से स्किप हो जाएगी फिर वही आपको, क्योंकि ये डेफिनेशन ना कई बार एज इट इज एग्जाम्स में आ चुकी है। आप एक काम करो, इस डेफिनेशन को लिखना जरा। ऑर्गेनिक फूड्स आर प्रोडक्ट ऑफ, आपको दिख रहा है ऑनलाइन वालों, ये लाइन दिख रही है पूरी की पूरी? चलिए लिखना मेरे भाई, है। अब जरा ये पूरा डेफिनेशन लिख लो।
इसमें इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना। सभी ने लिख लिया? एक मिनट। देखो अभी क्या हुआ, आप लोग बोलोगे सर ये क्यों लिखवाया गया, रीजन क्या है? देखो एग्जाम में ये नहीं है कि आपका ये चीज डायरेक्टली आ जाएगी, इस चीज से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस प्रकार से आ सकता है और क्यों ये लिखवाया गया। देखो भाई क्या है कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ना एक क्वेश्चन आया हुआ था। उस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपका कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है किससे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या था कि कौन कौन सी चीजें यहां पर रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड यहां पर क्या बोला गया, पहले सुनना कि ऑर्गेनिक फूड आर प्रोडक्ट ऑफ होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन बायोडायवर्सिटी, सोइल हेल्थ, केमिकल फ्री इनपुट। यानी कि ना तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेस्टिसाइड, इनको यूज नहीं किया जा सकता। दूसरी सॉइल हेल्थ, आप सब लोग जानते हो कि ये जो केमिकल्स होते हैं इनको डालने से सॉइल की हेल्थ आपकी क्या होती है, डिग्रेड होती है, तो डेफिनेटली हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा आपका बोला गया कि बायोडायवर्सिटी, देखो जैसे ही हम जीएम क्रॉप को लेके आते हैं वैसे ही हम लोग जानते हैं कि आपका जो सोइल है उसके ऊपर भी, आपका एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी, लेकिन आपका जो बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा अगर जीएम क्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट के लिए भी और बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तो जीएम क्रॉप को हमारे इंडिया में अलाउ नहीं किया जा रहा है ना, या इसीलिए भी तो सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं जीएम क्रॉप को जो है पर्टिकुलरली पूरा का पूरा अलाउ नहीं कर रहा है ना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ये सबसे पहले बोला गया है कि जीएम क्रॉप को यूज नहीं किया जा सकता। अब आप लोगों का क्वेश्चन रेज होता है कि सर आप लोगों ने बोला कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसमें हम जीएम क्रॉप को यूज नहीं कर सकते, आपकी बात से हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन आपने बोला कि सर सीवेज और स्लज जो है उसको हम लोग यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी कैन नॉट यूज सीवेज एंड स्लज इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहीं ना कहीं हमें देखने से लगता है कि यार मतलब वेस्ट ही तो है और वेस्ट को तो हम लोग यूज कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन क्या होता है सीवेज एंड स्लज के अंदर जो मोस्ट हार्मफुल केमिकल आपके, एक तो नाम होता है आर्सेनिक और एक आपका होता है लेड, इनका कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपके ज्यादा होने की वजह से इसको आप लोग यूज नहीं करते हो। समझ में आ गया? अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कभी भी एग्जाम में ना आए, लेकिन इंटरव्यूअर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रोडक्ट को आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, आप गलती से बोल देते हो कि सर जीएम क्रॉप को नहीं यूज करना चाहिए और दूसरा यहां पर आपका सीवेज एंड स्लज को यूज नहीं करना चाहिए। जीएम क्रॉप के बारे में बोला गया तो आप लोग बोलोगे सर हाँ डेफिनेटली यहां पर बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकती है इसके लिए हम यूज
नहीं करेंगे। सीवेज एंड स्लज के लिए आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, तो उस समय आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर रीजन ये है कि सीवेज एंड स्लज जो है उसमें आपके हार्मफुल केमिकल आर्सेनिक और लेड जैसे प्रोडक्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली जो ह्यूमन है उसकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आपका क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्योंकि फूड चेन में आपका लेड आ गया या फिर आपका आर्सेनिक आ गया, तो ये कहीं ना कहीं बायोमैग्निफिकेशन का वर्क करेंगे, और जैसे ही आप लोग ये वर्ड बोलोगे तो वो क्वेश्चन पूछेगा भाई ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है। देखो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा यूट्रोफिकेशन, याद है मैंने बताया था आपको? अरे भाई यस और नो? देखो यूट्रोफिकेशन जो था वो क्या था, यूट्रोफिकेशन जो था वो क्या था, इसके अंदर आपका जो फॉस्फोरस, जो नाइट्रोजन यहां पर सोइल के सरफेस से रन ऑफ होकर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, वहां पर जाकर जो वाटर बॉडीज हैं वो कवर कर ली जाती है विद वाटर प्लांट्स, और विद आपके किसके द्वारा यहां पर है, वाटर प्लांट के साथ साथ एल्गी के द्वारा। समझ में आ गया? और जैसे ये कवरिंग होगी तो आपका जो ऑक्सीजन और लाइट है वो प्रॉपर्ली वाटर के अंदर ऐड नहीं हो सकती, जिससे क्या होता है कि सोइल के अंदर, आपके वाटर के अंदर जो आपके यहां पर लिविंग बींग्स है जैसे कि फिश है, प्रॉन्स है, वो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सोइल, आप वाटर के अंदर एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं किसको, यहां पर है सॉरी, इसके लिए जो आपका यूट्रोफिकेशन होता है वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। दूसरा बोलोगे सर बायोमैग्निफिकेशन क्या है, भाई बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो आपके केमिकल्स होते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स आपके अगर हम बात करें, आर्सेनिक है, लेड है, ये हार्मफुल कंपाउंड होते हैं आपके। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से ये प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद क्या होते हैं, ये सोइल के अंदर आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपका जो होते हैं, या वाटर के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट जो होता है वो क्रिएट करते हैं। वाटर में क्या करेंगे, ये आपका ये वाटर में फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। कैसे? आपकी फिश के द्वारा। किसके द्वारा? फिश के द्वारा। जैसे ये फूड चेन में फिश में आया, फिश को ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम किया, फिश को ह्यूमन बीइंग ने या फिर फिश को बड़ी फिश ने कंज्यूम किया, और बड़ी फिश ने जैसे जैसे कंज्यूम किया, अब देखो आपकी जो छोटी फिश होती है वो क्या करती है, दो या तीन छोटे, मतलब बड़ी फिश जो होती है वो छोटी फिश को खाएगी, दो को खा लेगी, चार को खा लेगी, पांच को खा लेगी। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया हुआ था, ऑलरेडी आपका लेड को कंज्यूम किया हुआ था, वो लेड एक बड़ी अमाउंट के अंदर उस बड़ी मछली में चला जाएगा। वहां से उस बड़ी मछली को किसने खाया? ह्यूमन बीइंग ने खाया। तो एक बहुत बड़ा टॉक्सिक अमाउंट ह्यूमन बीइंग के अंदर आपका एंटर कर गया, और आपको पता है जैसे ही लेड या आर्सेनिक आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी जो ब्लड की क्लोटिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, आपका जो पर्टिकुलरली हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर सकता है। ये सारी प्रॉब्लम आपके लेड की वजह से हो सकती है। तो डेफिनेटली डायरेक्टली ये किस पर अटैक कर रहा है, आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, एक इको साइकिल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या है, आपके हार्मफुल कंपाउंड है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? देखो भाई, हाँ बिल्कुल, देखो अभी आज इसकी बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो, जो आपका मिनी माता डिजीज जिसे आप लोग बोल देते हो, किसके अंदर, आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जिसे आप लोग जानते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका लेड कंपाउंड होता है वो ह्यूमन बीइंग में, जो आपका मदर होती हैं उनसे आपका जो मिल्क है, मिल्क से किस में चला जाता है, बेबी में चला जाता है, और बेबी में जाने के बाद अब देखो बच्चा है वो ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड को झेल नहीं सकता है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है बिकॉज आप स्ट्रेंथन हो चुके हो इस एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन एक बच्चा अभी जस्ट एनवायरनमेंट में आया है तो उसको केमिकल्स की आदत नहीं है, लेकिन उसके अंदर केमिकल आया कहां से, तो कहां से आया, वो मदर के जो आपका मिल्क उसको फीड किया गया था उसमें से आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है, इसको देखते हुए आपका जापान ने एक बहुत बड़ी, मतलब अभी आपको पता होगा जापान के अंदर ना आपकी जो गंदे नाले हैं उनके अंदर भी फिश प्रेजेंट है, पता है आपको? आज वहां पर गंदा नाला गंदा नहीं है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पहले प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो गंदे नाले में पानी आपका आता है, उसमें भी आपको साफ पानी दिखेगा और मछलियां तैरती हुई दिखेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है ना। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो आपका ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूं। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी रिसेंट एक थोड़े दिन पहले की बात है, एक ना 6 साल के 6 साल का बच्चा था, नहीं 4 महीने का ही बच्चा था, उसके अंदर आपका क्या पाया गया था, स्मैक और अफीम, कि उसको स्मैक और अफीम की आदत हो चुकी है। पता है कैसा हुआ, कैसे हुआ? उसकी जो मदर थी ना वो इन दोनों को ही कंज्यूम करती थी। ठीक है,
और उसके मिल्क में वो चीज ऐड हुई, और वो मिल्क से उस बच्चे के अंदर गई। वो बच्चा जो है सुबह से लेके शाम तक सोता ही रहता था, ठीक है। और ये मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम मतलब आ चुकी थी, तो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, अफीम और स्मैक जो अमाउंट है वो प्रेजेंट है। तो फिर पता लगा कि ये कैसे हुआ। तो आइडेंटिफाई किया गया कि उसकी मदर जो थी वो इन चीजों को कंज्यूम कर रही थी। समझ में आ गया? ये कहीं ना कहीं क्या है आपका, नहीं ये रियलिटी है, अभी रिसेंट में ही आपका, ठीक है। अगर आप कोई रवीश कुमार को फॉलो करते हो क्या क्या, उसको उसके पेज के ऊपर अभी जस्ट मतलब उन्होंने 5-7 दिन पहले ही इसको डाला हुआ था, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देखो, मतलब आई थिंक सो 4 महीने 6 महीने समथिंग बच्चा था, ठीक है। तो सोच के देखिए, तो फूड चेन में कैसे एंटर कर रही है ये चीजें। तो आप तो मतलब कई बार हम इस चीजों को नेगेटिव कर देते हैं, मतलब आपका हटा देते हैं कि यार ऐसे थोड़ा ना हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी है, देखो आपका फूड है कहीं ना कहीं एक से दूसरी चेन में, दूसरी से तीसरी चेन में, यही तो फूड चेन होती है। फूड चेन किसको बोलते हो आप? प्राइमरी कंज्यूमर आपका है, पहले आपका हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स में क्या आते हैं? प्लांट आते हैं, है ना। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्लांट को कंज्यूम करेगा कौन? आपके सॉरी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली वो घास खाएंगे, है ना। जैसे कि हिरन है, आपका खरगोश है। अब उनको कौन खाएगा? आपके कार्निवोर्स खाएंगे। कार्निवोर्स में आपके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, है ना। उनमें आपका जैसे पहले आपका जो है छोटे मोटे आ जाएंगे, उसके बाद बड़े आ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है? ओमनीवोर्स आप लोग हो, है ना। वो आपके मतलब घास को भी कंज्यूम करते हैं, घास फूस भी खाते हैं, जो आपके वेजिटेरियंस होते हैं। और दूसरे आपके यहाँ पर कार्निवोर्स आ जाएंगे, जो किसको खाते हैं? मीट को खाते हैं, आपके एनिमल्स को खाते हैं। तो डेफिनेटली वो फूड चेन से इन्वॉल्व होते हुए आपके अंदर ही आने वाला है, और डायरेक्टली वो इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बीइंग के ऊपर होने ही वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमारी होती है, डेफिनेटली इसे समझना चाहिए। और फूड चेन के दो ही, और यही हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या होता है? एक मकसद होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर समझने के लिए, अब बोलोगे सर इस डेफिनेशन को क्यों, डेफिनेशन का समझ में आ गया क्यों लिखवाया गया, रीजन क्या था, उसको जानने का मतलब था, यही चीज हमें समझ में आनी चाहिए। और अब जिस पर्सन ने भी बोला था कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज करेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना, तो साहिल शर्मा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है नहीं हो सकता। दिस इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाई? बिकॉज दिस कंटेन्स द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 कंपाउंड्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया होगा? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को? चलिए, तो अब यहां पर क्या है कि, हाँ जी, नोट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बता दिया ना, केमिकल बता दिए सारे के सारे। अब अलग से क्या लिखोगे? लिख लो। सबसे पहले तो क्या हो गया? अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, हर्बिसाइड आ जाएंगे, पेस्टिसाइड के अंदर आपका इंसेक्टिसाइड आ जाएगा। क्योंकि पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? देखो ये पेस्ट, अब देखो मेरे जैसे होंगे वो तो बोलेंगे सीधी सी बात है सर, सुबह सुबह करते हैं हम तो, है ना वो, है ना। अब पेस्ट और ये पेस्ट दो होती है ना, तो दो चीजों में देखो मुझे तो आज तक डिफरेंस समझ में आया नहीं कि कैसे बोला जाता है। मैं कभी पेस्ट भी बोल देता हूँ, कभी पेस्ट भी बोल देता हूँ, कभी पेस्ट भी बोल देता हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रही मेरे को तो कहानी क्या है, ठीक है। लेकिन होता मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा अलग अलग है, इसका नाम जब प्रोनाउंसिएशन जब किया जाता है तो थोड़ा सा अलग अलग होता है इनका, है ना कुछ। तो सुबह वाली पेस्ट नहीं है ये, क्या है आपका? सुबह वाला भी हो सकता है वैसे, बताऊं कैसे? जो साथ में सोया होता है आपके, है ना, वो भी पेस्ट का काम कर सकता है। बोलोगे कैसे सर? देखो भाई, पेस्ट का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक ह्यूमन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। अगर आपके साथ में रहने वाला सुबह से शाम तक बोलता है भाई मूवी पे चलते हैं, भाई गेड़ी पे चलते हैं, भाई मजे करते हैं, भाई जिंदगी में यही तो रह गया है, बाकी रह ही क्या जाएगा, क्या साथ में लेकर आए थे और क्या साथ में लेकर जाएंगे, तो वो वही वाले पेस्ट होते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। चलो शॉपिंग पे चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, वो कौन है ना, उनको समझना पड़ेगा। तो वो क्या होते हैं? आपके पेस्ट का ही काम करते हैं। अब इन पेस्ट को रिमूव करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो वो आपके इंसेक्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके वहां पर पैरासाइट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ तो कंप्लीट पैरासाइट ही होते हैं, कुछ मर्जी बोल दो, है ना, मतलब वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है।
कुछ आपके इंसेक्ट होते हैं भी उड़ के चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं टाइम के ऊपर, है ना, तो वो आपके क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तीसरे आपके होते हैं फंगस, जो यूबाइक्योट्स है ना, उनको मतलब जैसे ही एनवायरमेंट फेवरेबल मिला वो लग जाएंगे, है ना, तो फंगस होती है, वो खराब करती रहती है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करते हैं, है ना, इनको जब जैसे मतलब आपका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, इन्होंने इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरे नंबर पे आते हैं वायरस, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगने देते कब आपकी बॉडी के अंदर एंटर किए, सारा यूटिलाइजेशन आपका किया, सारा ग्रोथ आपके ऊपर किया, और जिस दिन उन्होंने जाना आपको खत्म करके जाना है। समझ में आ गया, ये वो आपके होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, वायरस है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हमारे क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं, और इनको किल करने को हम यूज करते हैं क्या, पेस्टिसाइड। उसके बाद में हमारे आते हैं फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स हम अच्छे से जानते हैं, जो केमिकली प्रिपेयर किए जा रहे थे वो हमारे क्या थे, आपके पेस्ट थे, और सॉरी आपके फर्टिलाइजर थे, और ये हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट की फॉर्म में आपके कहीं ना कहीं अप्लाई किए जाते हैं सॉइल के अंदर, है ना। तो हम इनको समझ सकते हैं कि ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुए थे, सिंथेटिकली मतलब ह्यूमन जो आपके केमिकल्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अगला है सॉइल की हेल्थ। तो सॉइल हेल्थ के लिए डेफिनेटली कोई भी आपका जो क्या कहते हैं, क्या करेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद यहां पर आ जाओ बायोडाइवर्सिटी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जीएम क्रॉप को यूज नहीं किया जाएगा, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, सीवेज एंड स्लज, इसको भी यूज नहीं किया जाएगा। इनको आप लोग यूज नहीं करते हो किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बताइए कहीं किसी को डाउट है तो, कोई क्वेश्चन है किसी का, पक्का। क्या, जीएम क्रॉप क्यों नहीं यूज करते हैं, ओके बताता हूं। आपका क्वेश्चन क्या था भाई, बायोगैस है, हाँ, बायोगैस प्लांट के प्रोडक्ट क्या होते हैं, बायोगैस प्लांट के प्रोडक्ट देखो, डेफिनेटली उसका प्लांट जब आपका वेस्ट होगा, वेस्ट करने के बाद बचेगा क्या, क्या, सुन तो ले, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट को कैसे यूज कर पाएगा, जैसे मिथेन गैस निकलती है, नहीं 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 नहीं, उसमें सभी को यूज नहीं कर सकते हो यार, क्योंकि आपका क्या होता है, जब उसमें आपकी बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम बात करते हैं इसके अंदर कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आपके जो सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, फिर अगर आप उसको डायरेक्टली यूज करोगे तो सोइल के लिए वो हार्मफुल है। क्योंकि कभी भी बायोगैस प्लांट आपका होता है ना, बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो आपका घर का बायोगैस प्लांट बोल रहे हो, या फिर जो आप बोल रहे हो जो इथेनॉल वाला बोल रहे हो, घर वाले को यूज कर सकते हो आप लोग, घर वाले को यूज कर सकते हो, है, फार्म नहीं, फार्म वाला कौन सा बोल रहा है तू, अरे जो इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं, मैं दोनों में समझा नहीं हूं तेरी बात, देख एक तो, रुक जा, आता हूं तेरी बात के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन किसने क्या पूछा था, हाँ, कि जीएम क्रॉप को यूज क्यों नहीं करते, भाई ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो जीएम क्रॉप को यूज क्यों नहीं करते हैं, सबसे पहले जीएम क्रॉप का मतलब क्या है, देखो जीएम क्रॉप का मतलब होता है आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है तो डेफिनेटली इसके अंदर जीन्स को क्या किया गया है, चेंज किया गया है, और जीन्स को अगर चेंज किया गया है तो डेफिनेटली ये जीन्स आपके आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, आपके जो जितने भी, जैसे मान के चलिए जो बायोडाइवर्सिटी हम जिसे बोल रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बोलोगे सर कैसे, देखो आपका प्रेजेंट टाइम में जो जीएम क्रॉप है वो हमारी केवल कॉटन है इंडिया के अंदर, वो कॉटन क्यों यूज किया गया था, क्योंकि कॉटन के अंदर आपका जो जीएम क्रॉप है उसमें आपका जो बोलगार्ड है उसके प्रति ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है ना। लेकिन जब इसमें यूज किया जाएगा, जैसे आपका बीटी ब्रिंजल आया है, या फिर आपका बीटी यहाँ पर टोबैको आया है, तो ये इंडिया में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश या फिर यूएसए इन कंट्रीज में अभी ये प्रिवेल हो चुका है। लेकिन बोला जा रहा है कि इसका जो जीएम यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये आने वाले टाइम के लिए आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हो सकता है ये आज एक पर्टिकुलर आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कल को ये किसी भी आपका जो ऑर्गेनिज्म होगा
उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली किसके ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। और अगर ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसने इफेक्ट शो किया तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, आपका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला तो इससे हो सकता है कोई हार्मफुल डिजीज आपका आ जाए, या हो सकता है इससे कोई हार्मफुल आपकी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिले। और ये चीजें अगर हुई तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आपके एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होगा और एक प्रकार से आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए हमारी जो जीएम क्रॉप है इनको हम आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट हुआ किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी का? बर्निंग नहीं कर सकते हैं। बर्निंग अगर करोगे, देखो अब दो कुछ चीजें बताता हूं। कई बार बोलते हैं कि सर बर्निंग करने से जो उसका ऐश है वो अगर मिक्स हुआ तो डेफिनेटली ये न्यूट्रिएंट ऐड करेगा। तो आप ये बात क्यों फैला रहे हो कि इसका हमें ऐश को यूज नहीं करना चाहिए? देखो अगर ऐश को यूज करोगे और आपका नॉर्मली यूज करोगे तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं सारी बातें आपको समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा आपकी सोइल के अंदर जब आप लोग जब कंपोस्ट तैयार करते हो, कंपोस्ट तैयार करने के बाद जो आपको नाइट्रोजन मिलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब आपने कंपोस्ट को प्रिपेयर किया तब आपका जो नाइट्रोजन मिला वो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू आपके जो नॉर्मल कंपोस्ट होती है। उसके बाद आपका फार्म यार्ड मैन्योर होता है, उसमें आपका नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली बहुत रेयर होता है, बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन रेज हुआ कि सर जो आपकी ऐश है, ऐश के अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन बोलोगे सर उसके अंदर इतना ज्यादा होता है तो डेफिनेटली हम इसको यूज क्यों नहीं करते? देखो ऐश के अंदर आपका जो नॉर्मल कंपोस्ट है, जो आपका पिट कंपोस्ट है उसकी रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, वर्मी कंपोस्ट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका जो कंपोस्ट है उसके रिस्पेक्ट में ऐश के अंदर कम हुआ क्या, नाइट्रोजन कंटेंट, लेकिन इसके अंदर बाकी जो जैसे फास्फोरस है वो कंपाउंड ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन इंडियन सॉइल में ज्यादातर किसकी कमी है, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अवेलेबल तो नहीं हो पाया हमें। दूसरी बात, आपका ऐश को जब करते हो तो डेफिनेटली यहां पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डेफिनेटली क्या देखने को मिलती है, कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये कि एनवायरमेंट का पोल्यूशन हो रहा है। किसका पोल्यूशन हो रहा है? एनवायरमेंट का पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर एनवायरमेंट का पोल्यूशन हुआ तो ये क्या होगा, ये भी डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंड किया जाता है कि एनवायरमेंट के पोल्यूशन को रोकने के लिए, नाइट्रोजन ज्यादा प्रोवाइड करवाने के लिए, और धीरे धीरे अगर अवेलेबल होगा तो ये धीरे धीरे रिलीज भी होगा, और धीरे धीरे रिलीज होगा तो डेफिनेटली प्लांट के लिए एज ए मल्चिंग का भी काम करेगा, सोइल के लिए। तो ये कई काम करेगा और उसके बाद में इसका यूटिलाइजेशन होगा जो कि हमारे लिए क्या होगा, आपका फायदेमंद होगा। हाँ? भाई समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो ये काफी चीजें देखनी पड़ती है, एक चीज नहीं, थोड़ा सा माइंड को दौड़ाओगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया या नहीं आया समझ में? चलिए, अब जो है हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है। और हाँ, जब ऑर्गेनिक मैटर की आप लोग देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसके अंदर आपका मेन जो चीज है, लिखो सीएन रेशियो भाई। सीएन रेशियो क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन। ये ना आपका ऑर्गेनिक मैटर की पहले तो इंपॉर्टेंट बातें लिख लो, फिर उसके बाद सीएन रेशियो को लिखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस द organic matter influence the soil color and bind soil particle and
bind soil particle into structural unit called aggregates. बेटा कॉपी पे लिख लो, फायदे में रहोगे, इस पे लिखने का कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि इसमें 5-7 लाइन आ जाएंगी। पहला समझ में आया कि सॉइल कलर को भी इफेक्ट करेगा, दूसरा ये स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और स्ट्रक्चर में क्या चेंज करेगा आपका, यहां पर स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट करेगा, उसको बाइंड करेगा, उसकी जो एग्रीगेट बन रहे हैं उनको बनाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा यहां पर लिखिए पॉइंट आपका, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, it increase the water holding capacity and reduce the plasticity, cohesion, and stickiness in clay soil. अगला पॉइंट लिखना, ऑर्गेनिक मैटर increase the ability of soil to resist erosion. इरोजन दोनों ही कम होंगे, विंड भी और वाटर भी, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। Organic matter also act as a buffering agent. Organic matter also act as a buffering agent. Organic matter increase the availability of nutrients and minerals and also act as a storehouse of various nutrients. Organic matter also serves as a source of energy for both macro and microorganism, which are responsible for various beneficial function in soil. Organic matter also act as a chillate compound.
LATE, सिलेट कंपाउंड। देखो अब यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बोला गया, क्योंकि देखो डेफिनेटली आप लोग जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको याद होगा, जैसे CN रेशियो की हम बात कर रहे थे, मैंने उसको इसीलिए रुकवाया था क्योंकि यहाँ पर आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम CN रेशियो की बात भी करेंगे। देखो क्या होता है आपकी सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फूड होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वो क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। याद रखना नाइट्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो डेफिनेटली जो आपका सॉइल के अंदर CN रेशियो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मिनरलाइजेशन प्रोसेस में, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सॉइल के अंदर ये जो एक्टिविटी परफॉर्म्ड हो रही है उनमें आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के बिहाफ पर ही सॉइल के अंदर CN रेशियो जो होता है वो मेंटेन हो पाता है, वरना CN रेशियो सॉइल में मेंटेन नहीं हो पाएगा। यस और नो? तो इसके लिए यहां पर हमें समझ में भी आता है कि ऑर्गेनिक मैटर का जो CN रेशियो होता है वो कितना होता है, 8:10, 8:1 to 9:1, 8:1 से 9:1। ये हमारा CN रेशियो का क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका CN रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हो जितना नाइट्रोजन कंटेंट आपका ज्यादा होगा उतना ही वहां पर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। याद रखना आपका जो 20:1 होता है और यहां तक आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज हो रहेगी वो प्रॉपर रहेगी, मिनरलाइजेशन प्रोसेस यहीं तक रहेगा। जो 20:1 आपका CN रेशियो होता है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस यहां पर जाकर स्टॉप हो जाती है और बिल्कुल जो है डोरमेंट हो जाएगी, कब तक, 30:1 तक। उससे नीचे तक आपका ये वर्क करती है प्रॉपर, और 30:1 से जाते ही ऊपर क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो। हाँ जी, क्या बोला, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, क्या बोला? हाँ बिल्कुल, जब उस समय स्टॉप हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका इमोबाइलाइजेशन प्रोसेस। इमोबाइल जो वर्ड बना है कहां से बना, जब वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, जब वो क्या नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो याद रखना इमोबाइलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर द 30:1 रेशियो पे होगा। यानी कि अगर CN रेशियो इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली जो आपकी प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगी, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वर्क नहीं कर पाएंगे, नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ना आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो पाएंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आपकी सॉइल के अंदर देखने को मिलेगी। तो CN रेशियो बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेफिनेटली रोल एक बड़ा प्ले कर रहा है। ठीक है, तो CN रेशियो अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट हैं उनका याद करना पड़ेगा, एश का कितना होता है, सोइल का कितना होता है, ऑर्गेनिक मैटर का कितना होता है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस कहां पर जाकर स्टॉप होगा, कहां पर जाकर इमोबाइल फॉर्म में आएगा, कहां पर जाकर इमोबाइलेशन प्रोसेस बनाएगा, कहां पर जाकर स्टैग्नेंट कंडीशन में आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बेस्ट जो आपका CN रेशियो होता है कितना होता है, 4:1 to 5:1। जनरल सॉइल के लिए आपका जो CN रेशियो होता है कितना होता है क्या है? अरे मैंने क्या बोला, वो तो रेंज है ना जिसमें वो प्रॉपर वर्क करते हैं। मैंने जस्ट ये बताया कि जिसमें वो बेस्ट ग्रोथ करते हैं, यहां पे आपकी बेस्ट होगी, और इससे लेके आपका रेशियो यहां तक ले जाओ लो। समझ में आ गया? ऐसे तो वर्किंग 20 तक रहेगी इनकी, कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वर्क तो करेंगे ना तब तक, ठीक है। उसके बाद जो 30 है वो मैक्सिमम लिमिट है उसकी, वहां पर जाकर वर्क करना बंद कर देगा। और जो नॉर्मल आपकी एग्रीकल्चर सॉइल होती है उसमें कितना रेशियो होता है, 20:1। इसी को हम बोलते हैं कितना रेशियो होता है। भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, पहले बोलता हूं। क्या हुआ तो है, 10:1 से 12:1। हाँ सॉरी यार, सॉरी, कौन सी, बोल देना, उसमें क्या दिक्कत है
बता मेरे भाई। हाँ, कौन सी? कहाँ पर ली थी मैंने? तुम्हारे? अच्छा हाँ, वो सी एन रेशो नहीं लिखा रहा था वहां पर, एन वो सी एन रेशो की बजाय हम 1:10 लिख रहे थे। तो वो तो अलग चीज थी यार, वो हो जाती है गलतियां तो मतलब महाभारत से चलती आई है ना। कृष्ण ने की थी तो हम तो कौन ही है? हैं? तूने की थी क्या? तुम तो प्रवचन सुनते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समस्या है किसी को भाई? तो सी एन रेशियो सभी का याद कर लेना, नोट्स में आपके दिया गया है। एक एक रेशियो आपको याद होना चाहिए। और आई थिंक सो मैंने यार आपको शुरुआत में ना एक वर्क भी देना स्टार्ट किया था कि आप 5-4 टॉप को पढ़कर आओगे, उनको स्टडी करके आओगे, ऐसा कुछ था क्या? बड़े रामी हो आप लोग। मैंने दिए थे ना कुछ ना कुछ। आपका कल से काल स्टार्ट होता है। अगर कल से आपने याद नहीं किए, ऑनलाइन वालों आप भी ऑनलाइन में मुर्गा बन के खड़े रहोगे। और इनका तो है ये कल्याण है। वीडियो ऑन करोगे, मुर्गा बनोगे, तब बैठे रहोगे, क्लास में पूरी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी स्क्रीन इधर घुमा दूंगा, ये भी देखेंगे आपको। आई डोंट वरी, इनको भी दिखाऊंगा। इनको यहाँ पर इसके ऊपर लेक्चर स्टैंड पे, है ना। पूरी क्लास के दौरान मजा ही तभी आएगा। लड़कियां भी सेम बात है, मुर्गे ही बनेंगी, हाथ उत खड़े नहीं होते यहाँ पर, है ना। चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर के बाद प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट आता है। ये टॉपिक आपका काफी बड़ा हो जाएगा, इसको नहीं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर मैं। अभी मैं देखता हूँ क्या क्या आपका स्टार्ट किया जा सकता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर स्टार्ट किया जा सकता है। पता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या? हाँ जी, क्या बोला? ऑनलाइन में किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, करवाया नहीं तुम्हें किटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी? कल करवाया नहीं था? ओके डोंट वरी, अभी करवा देते हैं, चिंता क्यों करते हो यार। ऑर्गेनिक इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी तो बहुत नहीं करवाया तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट आज हो ही जाएगा, फिर कल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक तो रह गया आपका, एक मिनट रुक जाओ मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैन्योर फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर रह गए आपके, प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट रह गए आपके, एक ना वो ह्यूमस के मैं 3 कंपाउंड लिखवाना भूल गया आपको, लिख लो उनको पहले। लिखो, ह्यूमस हैज 3 कंपोनेंट्स, फॉल्विक एसिड, humus has 3 components. First is humic acid, fulvic acid and humin। बस इतना ही लिख लेना। आगे लिखो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखो यार, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो वर्ड है वो कैसे आया, आपको एक दिन मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था। इसका नाम देखो पहले क्या है। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, एबिलिटी। और किसकी क्षमता है ये? एक्सचेंज करने की। और किसको एक्सचेंज करने की बात हो रही है?
कैटायन। देखो, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एक कैटायन में और एक आपका एनायन में। एक नाइट्रोजन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि दोनों फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एक आपका यहाँ पर अमोनिया फॉर्म आ जाएगा और एक आपका नाइट्रिक या नाइट्रेट, नाइट्रेट में। ये होता है, ये होता है नाइट्राइट और ये होता है नाइट्रेट। ठीक है, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है और इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। ये आपका कैटायन फॉर्म होता है, ये आपका एनायन फॉर्म होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात तो ये आ गया। अच्छा, अब सुनना बहुत अच्छे से कि ये आपका इसी प्रकार से आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, है ना। मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, कैटायन फॉर्म में, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में है ना। तो आपके इसीलिए हम ज्यादातर जो डिस्कशन करते हैं वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का ही करते हैं। बोलोगे सर क्या एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी नहीं होती? होती है भाई, लेकिन मोस्टली हम इनके बारे में ही क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से ही हमारा जो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो इससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन से नहीं आते। लेकिन जब आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो इसके अकॉर्डिंग एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी होती है। ठीक है, तो अच्छी बुक में देखोगे तो आपको वहां पर एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन नॉर्मली आपका केवल जो जिक्र होता है किसका होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का होता है, सीईसी का होता है। ध्यान से सुनना, जो आपके कैटायन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है और उनकी जो एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है दैट इज द नोन एज सीईसी। ठीक है, सुनना। अब क्या होगा जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसी सॉइल में आएगी तो ये क्या इफेक्ट शो करेगी। देखो भाई, आपकी सॉइल के अंदर आपको पता है क्ले कंटेंट था, और क्ले के ऊपर जो आपका सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। उसके ऊपर ये आपके चार्ज जो होंगे वो जाकर डिपॉजिट होंगे और वो आपका एक्सचेंज करने का रेगुलरली, जो उस दिन मैंने बताया था कि जो आपका स्ट्रॉन्ग कैटायन होगा वो वीक को रिप्लेस कर देगा। तो ये रिप्लेसमेंट और आपका बाकी चीजें चलती रहेगी और इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस जो होगा मूवमेंट करेगा। तो लिखना यहां पर सबसे पहले, मोस्ट ऑफ सोइल एक्सचेंजेबल कैटायन आर, मोस्ट ऑफ soil cation are Ca2 positive, Mg2 positive, H positive, K positive, Na positive और NH4 पॉजिटिव। लिख लिया। अब यहां पर एक वर्ड, एक लाइन लिखना नीचे, वरना आप लोग भूल जाओगे, मुझे पता है। लिखना कि कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव इज, Ca2 पॉजिटिव इज डोमिनेंट Ca2 positive is a dominant exchangeable ion, dominant exchangeable ion।
लिखना AlOH is present in strong acidic soil. और एल्कली सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम। सैलाइन सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। और इनके क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। अब लिखना एक पॉइंट यहां पर अगला, मोस्टली जो एनायन, डोमिनेंट एनायन कौन से प्रेजेंट होंगे? जैसे आपके कैटायन प्रेजेंट होते हैं डोमिनेंट, वैसे ही एनायन आपके डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं। SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, एटसेट्रा। अब OH नेगेटिव भी लिख सकते थे, लेकिन इतना वो नहीं है, तो हम यहाँ पर आपका क्या लिख देते हैं? HCO3 नेगेटिव। अब लिखना पावर ऑफ रिप्लेसमेंट। पावर ऑफ रिप्लेसमेंट। हाइड्रोजन इज मोस्ट tenaciously bound by soil colloids। देखो आपको याद होगा मैंने एक दिन बोला था कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी स्ट्रांग होती है, बट एक्चुअली वो क्या हो जाता है? सोयल पार्टिकल के साथ बाउंड हो जाता है, तो उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज को क्या कर देता है? डोरमेंट कर देता है, वो शो ही नहीं कर पाता आपका। ठीक है, तो यहां पर लिखना कि सबसे ज्यादा, अब देखो हाइड्रोजन की जब बात ही नहीं रह गई है ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं डोरमेंट सा हो चुका है। इसके लिए अब लिखना यहां पर H पॉजिटिव, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां पर डोरमेंसी में चला गया, सिमिलरिटी में चला गया। उसके बाद आपका नाम आता है Al3 पॉजिटिव, इसकी सबसे ज्यादा है। फिर आपका आता है Ca2 पॉजिटिव, उसके बाद आपका आता है Mg2 पॉजिटिव, और उसके बाद आपका नाम आता है K पॉजिटिव, और जो आपका ये है ये अप्रोक्सीमेटली NH4 के क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, NH4 पॉजिटिव के सिमिलर होता है, और इससे कम आपकी होती है Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये हमारा? आप बताओ आया कि नहीं आया? अब लिखो फैक्टर अफेक्टिंग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्योंकि यहां से अब क्वेश्चन रेज होते हैं आपके, कौन कौन से फैक्टर जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना टेक्सचर।
सबसे पहले लिखना टेक्सचर, क्योंकि अब आपको पता होगा, लिख लो इसके आगे, टेक्सचर के आगे एक डैश मार के, क्ले हैव हायर सीईसी। अब केटायन एक्सटेंसिविटी बार बार थोड़ा लिखना है, क्या लिख लो, क्ले हैव हायर सीईसी। अगला 2 नंबर लिखना ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर आल्सो हैव हायर सीईसी। अभी बताया था कि नहीं बताया था ऑर्गेनिक मैटर वाली कहानी। सोयल विद सोयल विद 2:1 यानी कि 2:1 कोलॉइड्स, 2:1 colloids have more CEC, have more CEC than 1:1, then 1:1। अगला लिखना higher pH, higher pH हायर केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, हायर पीएच हायर केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये आपका क्या हुआ जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर इनको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताइए किसी को डाउट है कोई? ऑनलाइन वाले तो ना 7:15 बजे जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो 1 घंटे ऐसे आते हैं जैसे कि शादी में नहीं जाते होते, मतलब एहसान करके आते होते, आप पैसे देने आए थे 100 रुपये लेने, ले लो, है ना, हमने खाना दिया, खा, निकल रहे हैं। तो वो बात आपकी है, क्योंकि ऑनलाइन वाले ना तो शक्ल दिखाते हैं, ये मैं आया था, ठीक है, गलती करते हैं ना, इनके फादर के नंबर लेने चाहिए, और जैसे जैसे ये जाते हैं ना उसी टाइम मैसेज कर दे घर पे, गया, है ना, बात तो कर रहा है फोन पे, लेकिन अब संभाल लो किससे कर रहा है भाई, है ना, वीडियो कॉलिंग ऑन है पर अब पूछ लो भी किससे है ना, है, हाँ, नेट यूज हो रहा है, हम देख लो नेट यूज कहाँ हो रहा है। चलिए भाई, तो इसी के साथ आपका आज का ये पार्ट कवर करते हैं। अब आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट, ये 2 आपके प्लस में, हाँ प्रोब्लेमेटिक सोइल भी रहता है यार आपका, मैं तो भूल ही बैठो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और क्या रह गया? अरे रह गया। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर 3 पार्ट रहते हैं, 2 पार्ट को ऑलमोस्ट कल खत्म कर देंगे, बचेगा क्या, 1 पार्ट, ठीक है, कल आपके 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो सोइल इसी के साथ क्या हो जाएगी, राम नाम सत्य, ठीक है। और जो 15 दिसंबर को वादा किया था सिलेबस कंप्लीट करने का, वो वादा इसी के साथ मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है मेरा, उससे पहले ही, ठीक है। तो चिंता मत करना आप लोग, सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो है ना, पढ़ते रहना भाई। सुबह वाले बैच में आ जाना 8:30 से 10:30, है ना, लिंक की अवेलेबल करवाना है करवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, पढ़ना तो आपका काम है, या नहीं है? नहीं है नहीं है तो भाई नहीं है, फिर हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट हम कवर करते हैं। परविंदर ऑन कर ले वीडियो।